सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस, वेलकम टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, जहाँ पे मैं आप लोग के सामने हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़ पेपर, जैसे कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसको थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और आपका ये आने वाला यूपीएससी जो अभी प्री है May 25 में, या सिविल सर्विस ओपीएससी है, इसमें बहुत मदद करने वाला है। ना कि ये सब टॉपिक्स आपका प्रीलिम्स में काम आएगा, बल्कि ये सब आप मेंस में भी अपना वैल्यू ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो पहला टॉपिक बच्चों वो लिया है हमने, सेफ हार्बर। ठीक है, इंडियन ग्रे वुल्फ, S400, लाफोरा डिजीज एंड एस्ट्रेड YR4। ठीक है, तो ये टॉपिक पे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा आईएएस या ओएस एग्जामिनेशन क्रैक करने का, उसी को लेके हम डिस्कस करते हैं पॉइंट को। ठीक है, तो पहला जो बच्चों जो टॉपिक है उसको बोलते हैं इसका सेफ हार्बर। तो आप जैसे आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया या फिर बोल सकते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन आ रखा है अभी इस सेंचुरी में, तो बहुत सारा सोशल मीडिया, ये जो सेफ हार्बर जो क्लॉज है वो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो सोशल मीडिया, जो इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स आजकल के क्या हो रहा है आपका, जैसे फेसबुक हो गया है ना, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सब जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जहाँ पे करोड़ों सब्सक्राइबर्स रहते हैं, करोड़ों यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओपनली पोस्ट कर सकते हैं कुछ भी। तो पोस्ट करने में या फिर अपना जो पॉइंट है वो रखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम कब होता है, जब इतने कुछ यूजर्स ये प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं टू स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। तो अगर ये जो दो इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड करने से क्या होता है, कम्युनिटी में हेट्रेड बढ़ता है, वायलेंस क्रिएट हो सकता है, टेररिज्म हो सकता, जो साइबर टेररिज्म जो बोलते हैं वो सब का लीडिंग कॉज है ये आपका मिस इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी क्या आजकल हो रहा है, डीप फेक न्यूज़ चल रहा है। ठीक है, डीप फेक न्यूज़, तो ये सब कहीं ना कहीं कम्युनिटी में जो बैलेंस बन रखा है, जो हार्मनी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, लोगों को प्रोवोक करता है, इंटिमिडेट करता है। ठीक है, फॉल्स न्यूज़ डालते हैं। तो इसको कैसे रेगुलेट करना है, उसका जो आपका रेगुलेशन ऑलरेडी इस पे आ रखा है। ठीक है, आईटी मीडिया एक्ट जो आपका अमेंडमेंट हो रखा है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री, ऑलरेडी सोशल मीडिया सोशल इंटरमीडिएट्स के लिए रेगुलेशन जारी कर रखे हैं। बट वहाँ पे इन सब के लिए जो आपका जो मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इनके लिए एक सेफ हार्बर भी दे रखे हैं। सेफ हार्बर क्या होता है, ये जो सोशल इंटरमीडिएट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, ये लोग तो अपना कंटेंट तो पोस्ट सिर्फ नहीं करते, इसमें कोई भी यूज़र आता है अपना कंटेंट पोस्ट कर सकता है। तो ये सेफ हार्बर इन इंटरमीडिएट्स को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम द थर्ड यूजर्स। अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति फेसबुक में ऐसा कुछ कमेंट या फेसबुक में ऐसा कुछ पोस्ट डाल दिया, तो इसमें एफबी का थोड़ी गलती है, वो तो उसका थॉट वो डाल दिया। बट अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी वजह से पूरा फेसबुक तो ब्लॉक नहीं कर देंगे या फिर पूरा ट्विटर तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट इसको जान गया है कि ये प्रॉब्लम तो रहेगा भाई, क्योंकि इतना लोग यूज़ करते हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है, तो इनको सेफ हार्बर एक प्रोटेक्शन, एक इम्यूनिटी दे दिया जाता है। ठीक है, तुम्हारा गलती नहीं था, थर्ड यूजर्स इसमें आके डाला तो तुम सेफ हो, तुम्हारा जो यूजेस है या तुम्हारा जो प्रेजेंस है वो इंडिया में वो रहेगा। ठीक है, अनटिल अनलेस ऐसा पाया नहीं जाता कि एफबी या ये जो सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम, ये लोग कल्यूजन में तो नहीं है, ये लोग खुद एक प्रोपागंडा तो फैला नहीं रहे। अगर ऐसा नहीं है, अगर थर्ड पार्टी यूजर कुछ भी अगर कंटेंट डालता है, तो अगर कुछ हेटेड वाला कंटेंट डालता है, मिस इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन डालता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो इम्यून रहेंगे गवर्नमेंट का कोई एक्शन से। इसका कुछ एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो एक्ट है या पढ़ते सेफ हार्बर, इट इज अ लीगल प्रोटेक्शन दैट सील्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम बीइंग हेल्ड लायबल फॉर कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर। ठीक है, इट इज अ लीगल प्रोटेक्शन दैट सील्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम बीइंग हेल्ड लायबल फॉर कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर। ठीक है, यूजर्स अगर कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहा है, अगर कुछ हेट्रेड या वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में इसमें लिखा गया है, ठीक है, दैट इट प्रोवाइड सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडिएट्स मिररिंग द यूएस सेक्शन 230 ऑफ कमीशन। यूएस में सेम सेक्शन 230 में होता है, बट इंडिया में इट इज सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, जो कि सेफ हार्बर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारा सोशल इंटरमीडिएट्स को, ताकि जो उनका रनिंग है, ताकि उनका जो ब्लॉकेज है या फिर आप बोल सकते हो वो कंटिन्यू इंडिया में रह पाए, बैन ना हो पाए, और उसके जो कुछ भी एक यूज़र की वजह से जो उनका मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है इस इंटरमीडिएट से। ठीक है,
तो ये आपका सेफ हार्बर का प्रिंसिपल था। की फीचर्स देखो क्या था, इट प्रोमोट्स इंटरमीडिएट, इट प्रोटेक्ट्स इंटरमीडिएरीज फ्रॉम लीगल एक्शन फ्रॉम थर्ड पार्टी कंटेंट। कंडीशनल इम्यूनिटी क्या था जो मैंने बोला था, अगर वो इंटरमीडिएरीज खुद कॉल्यूजन नहीं है, खुद प्रोपागेंडा स्प्रेड नहीं कर, तभी जाके उसको ये सेफ हार्बर वाला प्रिंसिपल या सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर वो खुद ही मिला रहेगा कोई पार्टी से तो वो तो उसको फिर प्रोटेक्शन वो बैन हो जाएगा, ठीक है। इट एनकरेजेस इनोवेशन बाय नॉट ओवरबर्डनिंग प्लेटफॉर्म विद लायबिलिटी। अगेन अगर ये जो हार्बर है ऑब्वियसली, तो अगर फेसबुक एक प्लेटफॉर्म दे रहा है किसी को ओपिनियन अगर प्रेजेंट करने के लिए, अगर सारा ओपिनियन में अगर सरकार अगर बैन लगा देती है, ठीक है, या फिर फेसबुक ही बैन कर देते हैं, तो उससे लोग अपना जो इमोशंस है या फिर ओपिनियन है वो लोगों के सामने नहीं रख सकते। और आजकल जो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं इफेक्टिव है कम्युनिकेशन स्प्रेड करने में। सारा कम्युनिकेशन या सारा इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन नहीं होता, कुछ कुछ ऐसा भी इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया हम पूरा जो लास्ट माइल जो कम्युनिटी का उसको थ्रू पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा गेम चेंजर है, तो इसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा। सोशल जो प्लेटफॉर्म है, जो फेसबुक हो गया, ये सबको भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतने यूजर्स है, अगर हम कुछ अच्छा मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा जरिया है जिससे हम लोगों तक, आखिरी लोगों तक मैसेज पहुंचा पाए, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा टॉपिक में, आपको जो फोटो दिख रहा है वो क्या है आपका, इंडियन ग्रे वुल्फ। तो जब भी बच्चों ऐसा कुछ स्पीसीज न्यूज़ में आता है तो आपको बस 3 चीज़ याद रखना है, चाहे वो इंडियन ग्रे वुल्फ हो, चाहे वो आपका टोटोइज हो, है ना, ओलिवर रिडल टर्टल हो, या कुछ भी आपका पेंगुइन हो, ऐसा करके कुछ भी अगर स्पीसीज आपको अगर न्यूज़ में मिलता है, या बटरफ्लाई स्पीसीज कुछ भी, आपको 3 चीज़ याद रखना बच्चों। पहला आप याद रखोगे कि उसका लोकेशन, कहाँ पे वो पाया जाता है, क्या वो एंडेमिक है, मतलब क्या वो स्पेसिफिक जगह में पाया जाता है या पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड है। फिर उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, साइट्स में क्या स्टेटस है, WPA एक्ट में क्या स्टेटस है, ट्रैफिक में क्या स्टेटस है, तो ये सब भी हम देखेंगे। जैसे आपका WPA में शेड्यूल 1 में आता है कि शेड्यूल 2 स्पेसिस में आता है, तो ये आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। अगर कुछ इसका स्पेशल फीचर्स होगा तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये स्पीसीज का कुछ स्पेशल फीचर्स होगा, जैसे नॉक्टर्नल, रात में जगते हैं, है ना, आपका मेल फीमेल का कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें जो कि डिस्टिंग्विश्ड है अदर स्पीसीज से, तो आपको याद रखना। बट सारे स्पीसीज का आपको IUCN स्टेटस, करेक्ट, और एक IUCN स्टेटस भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, लोकेशन क्या एंडेमिक है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, आपका फिर IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स का स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, तो उसी में डिस्कस करते हैं। पहला तो देखिए इंडियन ग्रे वुल्फ कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों। जो इंडियन ग्रे वुल्फ है आपका, इट इज़ अ सब स्पीसीज ऑफ द ग्रे वुल्फ फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। ये तो ये एंडेमिक इंडिया में नहीं है, साउथ वेस्ट एशिया में भी पाया जाता है, ठीक है। प्लस हैबिटेट क्या है, इट प्रीफर्स स्क्रबलैंड, सेमी एरिड ग्रासलैंड, पेस्टोर एग्रो इकोसिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इजराइल इन द वेस्ट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इजराइल से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पाया जाता है, तो ये एंडेमिक नहीं रहा। तो इंडियन जो वुल्फ है आपका, इंडियन ग्रे वुल्फ है, इट इज़ नॉट एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक नहीं है, बहुत जगह भी पाया जाता है, मेनली आपका सेमी एरिड ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका लीगल प्रोटेक्शन क्या है इन इंडिया। तो पहला जो है आपका जो IUCN रेड लिस्ट देखेंगे हम, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न माना गया, बट कंसिडर लोकली एंडेंजर्ड इन इंडिया ड्यू टू शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन। IUCN स्टेटस में इसको लीस्ट कंसर्न माना गया, मतलब इतना इसका पॉपुलेशन अभी भी स्टेबल है, ठीक है, इतना इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा, इतना डेथ इसमें नहीं दिखा जा रहा, तो IUCN में इसका लीस्ट कंसर्न है। जैसे IUCN का रेड लिस्ट में होता है ना, लीस्ट कंसर्न, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वनरेबल, तो ये सब स्टेटस में उसको लीस्ट कंसर्न का दर्जा दिया है। साइट्स जो होता है उसमें आपको अपेंडिक्स 1 में रखा गया इसको, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। साइट्स में इसको ज़्यादा सिक्योरिटी या ज़्यादा आपको अवेयरनेस किया जा रहा है हमें कि ये थ्रेटेंड स्पीसीज है जो कि नियर एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर हम गवर्नमेंट इसको रेगुलेट ना करे तो। फिर आता है इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ये आपका लिस्टेड इन शेड्यूल 1, और जो भी WPA एक्ट का शेड्यूल 1 में लिस्टेड है वो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट। जैसे आपका टाइगर हो गया, ठीक है, सब शेड्यूल 1 में जो भी आपका जो क्रोकोडाइल या फिर ओलिवर रिडल, ठीक है, ये सब जो आपका है वो सब शेड्यूल 1 में आता है। जो शेड्यूल 1 में क्या होता है, जो भी स्पीसीज अगर रखते हैं शेड्यूल 1 में तो उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इंडियन ग्रे वुल्फ को भी शेड्यूल 1 में रखा गया ताकि वो लोग इसको इजीली मार ना पाए, ना कि उसको हैबिटेट उसका डिस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 ऐसा है,
ठीक है। शेड्यूल 5 को वर्मिन बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट कभी कभी टाइम टू टाइम मारने का ऑर्डर दे देता है, कल करने का, जो CULL कल करने का ऑर्डर दे देता है, ठीक है। बट शेड्यूल 1 जो है प्रोवाइड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन इंडिया, तो इसको आप याद रखोगे इंडियन ग्रे वुल्फ का, ठीक है। लोकेशन, स्टेटस और IUCN स्टेटस क्या है, WPA का स्टेटस क्या है, साइट्स का स्टेटस क्या है, वो सब याद रखोगे। फिर आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, S-400। अब जैसा इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा है तो अब सभी कोई, लगभग सभी कोई जान रखे कि S-400 क्या है, ठीक है। ये इंडिया ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है। जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रशिया से हमने लिया है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेडार सिस्टम होता है जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है कुछ भी ड्रोन, मिसाइल्स या फिर एयरप्लेन्स को। जिस तरीके आप देखोगे S-400 ने पाकिस्तान के काफ़ी फाइटर जेट F-16, F-17 को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। बहुत ही पावरफुल मशीन है इसका, बट की फीचर्स हमें पढ़ना पड़ेगा कि देखो क्या की फीचर्स है। इसी में मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। तो पहला देखो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार, ये जो एक माउंट है ट्रक में, ये ठीक है, ये जो आपका S-400 है ना, दिस इज ग्राउंड टू एयर मिसाइल, ठीक है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। लैंड टू है, ग्राउंड टू है, यहाँ पे लैंड में स्टोर्ड है। पहला जो ये आपका रडार सिस्टम पे काम करता है, पहले देखेगा कि वो फ्लाइट किस जोन में है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इसमें यूज होता है, अगर थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसमें क्या यूज होगा, डॉपलर इफेक्ट। तो रडार से जो क्या देखेगा कि कितने दूर में हमारा टारगेट है, स्कैन कर लेगा, इन विद इन सेकेंड्स में से स्कैन करता है। फिर जाके कमांड व्हीकल, कमांड इसको मिलेगा, वो टारगेट फिर सेट होगा, फिर यहाँ से लॉन्च व्हीकल से आपका मिसाइल जाके उस पर्टिकुलर जो इंटरसेप्ट किया होगा, चाहे वो एयर ड्रोन होगा या फिर कुछ एयरक्राफ्ट होगा, उसको जाके हिट करके डिस्ट्रॉय कर लेगा, ठीक है। और ये सब जो काम होता है विद इन सेकेंड्स में ही हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसका जो रेंज है ये वेरी करता है आपका 30 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक, इसलिए इसका नाम दिया गया S-400, ठीक है। जो 400 है इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ दिस मिसाइल, दैट इज ग्राउंड टू एयर मिसाइल, ठीक है। ग्राउंड से एयर लॉन्च होता है। इसका बहुत ही पावरफुल रडार सिस्टम है जो कि ऑब्जेक्ट को तुरंत सेकेंड्स में डिटेक्ट कर लेता है और अपना जो एक्टिवेशन सिस्टम, जो लॉन्च व्हीकल को एक्टिवेट करके उसको डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा पॉइंट्स हम देखते हैं क्या क्या है। द S-400 ट्रैम्प इज अ मोबाइल सरफेस टू एयर, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम, जैसा ठीक है, सरफेस टू एयर या फिर बोल सकते हैं इसको ग्राउंड टू एयर मिसाइल, ठीक है। डेवलप्ड बाय रशिया, डिस्ट्रॉइंग वेरियस एरियल टारगेट सच एज एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने का कैपेबिलिटी इसमें है विद इन सेकेंड्स। इट हैज ए रेंज ऑफ अप टू 4 किलोमीटर, इसलिए इसका S-400 नाम है, ठीक है। 30 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर, और एक साथ ये कितना 36 टारगेट को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है, उड़ा सकता है। एक साथ में 36 मिसाइल निकलेगा, एंटी मिसाइल जो आपका मिसाइल है, और आपको टारगेट्स को सारा डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस निकल गया होगा, पाकिस्तान का कितने ड्रोन्स को, लगभग कितने 50-60 ड्रोन्स को उड़ा रखा है, एयरक्राफ्ट को उड़ा रखा है, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इट इज द मोस्ट डेंजरसली ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है। तो S-400 का आप ये फीचर से आप याद करेंगे, इसका रेंज याद करेंगे, सरफेस टू एयर है कि एयर टू सरफेस है, ये सब भी देखा जाता है। एक होता है एयर टू एयर मिसाइल होता है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा S-400 में, ठीक है। और फिर कभी कभी बच्चों ऐसा जो 4th टॉपिक है लफोरा डिजीज, ऐसे क्या है, कभी कभी एक डिजीज पूछ लेता है, ठीक है, कि लफोरा जो डिजीज है वो क्या है, बैक्टीरिया से हो रहा है कि वायरस से कॉज हो रहा है कि प्रोटोजोआ से कॉज हो रहा है ना, या आपका फंजी से कॉज हो रहा है। तो ये भी यूपीएससी आपको कहीं कहीं पूछ सकता है, ओपीएससी पूछता है। तो लफोरा डिजीज ये न्यूज़ में जो कि हमारा जेनेटिक या न्यूरोलॉजी सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ये जेनेटिकली ये आपका है डिजीज है, ठीक है, जो कि हमारा इम्पैक्ट करता है आपका ये जो क्या बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, जो आपका थिंकिंग एबिलिटी, मसल्स आपका डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सब पे ये डिजीज अटैक कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। इट इज अ रेयर लिथल एंड सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयर डिजीज में ये आएगा आपका, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, मसल बर्न होता है, ठीक है, मेमोरी लॉस होगा, तो ये सब आपका होता है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ कंडीशन नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोग्रेसिव नाइक्लो, इतना तो डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको। तो फर्स्ट ऑफ इट इज ए रेयर डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, इट इम्पैक्ट्स आवर जो नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका लोकोमोटिव डिसऑर्डर के लिए भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, लफोरा डिजीज, ठीक है। न्यूज़ में था तो कभी कभी डिजीज रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो आपका एस्ट्रॉयड YR4। तो एस्ट्रॉयड तो हमेशा कभी पूछ ही सकता है, एस्ट्रॉयड YR4 इस नेम पे बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। एस्ट्रॉयड YXN, एस्ट्रॉयड RN6, तो ये सब जो एस्ट्रॉयड है उसका
क्या मतलब है? तो अभी नया एस्ट्रॉइड जो है एस्ट्रॉइड YR4, ये क्यों देखा गया, देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। A new dangerous asteroid has been discovered and it has 1 to 6% chance of colliding with Earth in 2032. ये एस्ट्रॉइड इतना इसलिए सिग्निफिकेंट है कि देर इज सम चांसेस दैट दिस एस्ट्रॉइड विल हिट अर्थ कब, इन द ईयर 2032, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए न्यूज़ में। अब ये एस्ट्रॉइड का कुछ फीचर्स देखते हैं कि क्या है इसमें। तो ये जो आपका है, जो ये एस्ट्रॉइड है उसको डिस्कवर कौन से, ये भी एटलास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, ठीक है, एटलास सिस्टम। ये डिस्कवर्ड यूजिंग एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लेजर अलर्ट सिस्टम, एटलास, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप सिस्टम है एटलास, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट चाइल्ड, ठीक है, विच इज एटलास जो सिस्टम इट इज सिचुएटेड चाइल्ड, इससे हम डिस्कवर कर रखे हैं ये वाला, दैट विल कोलाइड विद द मून एंड द अर्थ इन द ईयर 2032, इसलिए ये आप इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा फीचर्स हम जानेंगे इसके बारे में क्या है। सो फर्स्ट, दिस एस्ट्रॉइड, दिस आर रॉकी एयरलेस remnants left over from the early formation of our solar system. Obviously asteroids तो तुम्हारा रॉकी सरफेस रहता ही है, ठीक है, these are rocky. Second, these are often referred as or called as minor planet, ठीक है। तो such kind of asteroid, जो एस्ट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स, क्योंकि उसमें प्लैनेट्स लाइक जो फिजियोग्राफिक रहता है, सॉलिड रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ए मिनी प्लैनेट। थर्ड, मोस्ट एस्ट्रॉइड कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है, इनर इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। तो मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है जो इसमें पाया जाता है। इट इज नियर एस्ट्रॉइड्स क्या है, ऑर्बिट दैट पास क्लोज टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो आपका जो एस्ट्रॉइड है, जो भी अर्थ के ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करता है, अर्थ के ऑर्बिट में आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। तो ये जो एस्ट्रॉइड YR4 है वो आपका नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, जो कि पॉसिबिलिटी है 2032 में इसको अटैक कर सकता है, अर्थ में कोलाइड हो सकता है, ठीक है। तो नियर अर्थ जो एस्ट्रॉइड्स है वो अर्थ के ऑलिप्टिकल या ऑर्बिटल पाथ में वो भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका सिग्निफिकेंट है न्यूज़ में। तो ये जो आज 5 टॉपिक हमने डिस्कस किया, कल आपसे मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने एक नया बैच स्टार्ट कर रखे, फाउंडेशन बैच 29 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू गाइडेंस, सीसेट क्लास, एवरीथिंग हम प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर ज्वाइन करना है नया बैच में, तो जल्दी से आप कॉल करिए, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका मैं जो डिटेल जो आपका स्लाइड्स है वो भी एक लिंक में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उसको रेफर कर पाए घर पे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम उसमें क्विज का प्रैक्टिस किया करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो को आप अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एनकरेज करिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा आपके लिए ला पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।